भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बलबीरा। दोस्तों, हमारी आज की कहानी है टोटका। दोस्तों, हमारी आज की कहानी ऐसे ही अंधविश्वास पर आधारित है। कहानी को पूरा ध्यान से जरूर सुनिएगा और अंत में अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए कहानी को शुरू करते हैं। 40 वर्ष के रोहित के घर से रोज की तरह आज भी शोर शराबा आ रहा था, जो लगभग हर उस आम आदमी के घर से होता है जो रात को देर से सोने के कारण सुबह देर से उठता है और फिर ऑफिस टाइम पर इस तरह भागता है जैसे कि फुटबॉल के मैच में कोई खिलाड़ी फुटबॉल लेकर गोल की तरफ भागता है। रोहित ऑफिस के लिए तैयार होकर घर के आंगन में खड़े पुराने स्कूटर को 4 किक मार चुका था, पर स्कूटर है कि स्टार्ट ही नहीं हुआ। खड़े होकर कुछ देर सोचा और फिर स्कूटर तिरछा किया, एक किक मारी जिससे वह स्टार्ट हो गया। घर पूरे आंगन को धुएं से भर दिया था, पर रोहित के चेहरे पर खुशी झलक आई। किचन से उसकी 38 वर्षीय पत्नी पायल बोली, हटा क्यों नहीं देते हो इस खटारा को। इससे पहले कि रोहित कुछ बोल पाता, आंगन में बैठी रोहित की माँ, जिन्हें सब अम्मा कहते हैं, बोल पड़ी, तो लाई ना अपने पीहर से, सो तो एक साइकिल भी ना लाई है। रोहित ने स्कूटर के कान को मरोड़ा जिससे पायल तक अम्मा के तानों की आवाज ना पहुंचे, पर उसकी ये कोशिश नाकाम रही। पायल ने एक बार अम्मा की तरफ देखा और एक नजर रोहित को देखा, जो पायल की तरफ ही देख रहा था। पायल हाथ में पकड़े बेलन को आटे की लोई पर जोर से दबाते हुए बोली, बस हो गई सुबह। इससे पहले पायल कुछ और बोलती, रोहित अपनी स्कूटर को लेकर आंगन से बाहर सड़क की ओर चल दिया। पायल ने पीछे से आवाज दी, अरे क्या आज भूखे रहने का ही इरादा है? टिफिन नहीं लेना क्या? गरम पराठे को तय बनाती हुई टिफिन में रखती हुई बोली, पर रोहित ने शायद स्कूटर की खटखट में उसकी आवाज सुनी ही नहीं। पायल एक हाथ में टिफिन लिए किचन से निकली और आंगन में पड़ी चारपाई पर, जिस पर उसकी माँ जी बैठी थी, वहीं रोहित रुमाल भूल गया था, उसे भी लपक कर उठा लिया और लगभग दौड़ती हुई रोहित के पास पहुंची और टिफिन देती हुई बोली, उधर से लौटते समय ताजा ताजा सब्जी ले आना। रोहित ने स्कूटर स्टैंड से उतारा और चल दिया। जब रोहित कुछ दूर निकल गया, तब पायल ने अपने दूसरे हाथ में देखा कि रुमाल तो देना ही भूल गए। पायल ने पीछे से आवाज दी, जिसे रोहित ने नहीं सुना और चला गया। पायल की आवाज को आंगन में बैठी अम्मा ने सुन लिया था, जो बड़बड़ाते हुए बोली, कितनी बार एक ही बात कही है, ना जाने वाले को पीछे से आवाज नहीं देते हैं, अब शगुन होत है। पायल मुंह बनाते हुए वापस किचन में आकर बर्तनों को समेटते हुए बोली, हमें कोई शौक नहीं है आवाज देने का, यह बात समझाओ अपने लल्ला को, रोज कुछ ना कुछ भूल जाते हैं, ना जाने कौन सी जल्दी में रहते हैं। पहले तो सुबह को जल्दी उठने में आलस्य दिखाते हैं, फिर जाते समय घोड़े की तरह दुम लगा कर दौड़ते हैं। इतने में अंदर से अंगड़ाई लेता हुआ 18 वर्षीय सिंटू आकर अपनी दादी के पास चारपाई पर बैठता हुआ अपनी माँ पायल से बोला, मम्मी चाय बनाई है क्या? पायल ने ताना देते हुए कहा, उठ गए साहब, और कुछ आदेश हो तो वह भी बता दो। सिंटू ने मजाक के लहजे में कहा, पहले तो चाय पेश की जाए, बाकी फरमान बाद में जारी किया जाएगा, और दादी की गोद में लुढ़कता हुआ हंस दिया। पायल ने चिढ़ते हुए कहा, और काम ही क्या है तुम्हारा, बस फरमाइश करते जाओ और मौज उड़ाओ, पिछली बार की तरह इस बार भी इंटर में फेल हो जाओ। पायल की बात को सुनकर सिंटू ने कहा, क्यों परेशान होती हो माँ, देखना एक दिन तुम्हारी यही औलाद तुम्हारा नाम रोशन करेगी। पायल अंदर से एक ट्रे में 2 कप चाय लेकर आंगन में आई और लेटे हुए सिंटू की ओर बढ़ाते हुए बोली, हाँ तू तो करेगा ही ना नाम रोशन, देख अपने छोटे भाई श्याम को, अभी 16 साल का ही हुआ है, रोज सुबह 5 बजे ही निकल जाता है दौड़ लगाने। माता रानी उसे इस बार पास कर दे, बहुत मेहनत कर रहा है मेरा बेटा।
सुंटू ने उठकर पायल के हाथ से चाय की ट्रे पकड़ी और एक कप चाय उठाकर ट्रे में बची एक कप चाय अपनी दादी के सामने रख दी। अभी दोनों ने मुंह में कप लगाया ही था कि बाहर किसी के चिल्लाने की आवाज आई, जिसे सुनकर पायल और चिंटू बाहर की ओर भागे। दोनों ने देखा बाहर श्याम के साथ दो लोग और थे जो रोहित को पकड़े हुए थे। पैर और सिर पर पट्टी बंधी हुई थी। चिंटू और पायल ने रोहित को लपक कर पकड़ लिया और अंदर आंगन में पड़ी चारपाई पर बैठा दिया। पायल बोली, क्या हुआ? यह कैसे चोट लगी? रोहित की माँ ने भी व्याकुलता से पूछा। क्या हुआ लल्ला, बोलता काहे नहीं? रोहित ने बोलना तो चाहा, पर उसके मुंह से बस आहा निकल रही थी। पायल दौड़कर गिलास में पानी ले आई, जिसे अपने हाथों से रोहित को पिलाने लगी और श्याम की तरफ इशारा करते हुए पूछा, क्या हुआ? श्याम ने इशारा करते हुए कहा, वह जो अगला चौराहा है ना, वहां किसी ने टोटका करके डाला था। हम घर आ रहे थे और पापा ड्यूटी पर जा रहे थे। पापा स्कूटर चलाते हुए पीछे मुड़कर हमसे कुछ कहने लगे और आगे देखना भूल गए और आगे चौराहे पर रखी मटकी, नींबू और दारू और नारियल। स्कूटर का पहिया जैसे ही चढ़ा, स्कूटर का बैलेंस बिगड़ गया और स्कूटर पापा के ऊपर ही लुढ़क गया। हमने जल्दी से पापा को उठाया और हसमुख के मेडिकल स्टोर पे ही पट्टी वट्टी करा दी। हाय राम, टोटके पर गाड़ी चढ़ा दिए, पायल ने मुंह पर हाथ रखते हुए कहा और रोहित की शर्ट पर लगे सिंदूर को अपने हाथों से झाड़ने लगी, जो वहां पर गिरने से लग गया था। अम्मा मुंह बिगाड़ते हुए बोली, हम तो पहले ही कहे थे कि जात भाई को पीछे से ना टोकत, पर कोई हमारी माने तो। पायल ने अम्मा की तीखी नजरों से देखा पर कुछ बोली नहीं और रोहित की शर्ट के बटन खोलती हुई बोली, चलो ये कपड़े उतार दो, इन पर टोटके का सामान लग गया है। टोटके की बात जानकर उसकी आंखों में भय को साफ देखा जा सकता था। रोहित और उसका परिवार टोना टोटका जैसी बातों पर विश्वास नहीं करता था, पर पायल ने आस पड़ोस की औरतों से टोटके के प्रभाव के बारे में काफी कुछ सुन रखा था। बगल के मकान में रह रही पड़ोसी मीनाक्षी वर्मा के पास कई किस्से थे जो आए दिन पायल को सुनाती रहती थी। कई बार उसने यह भी बताया कि उसके ऊपर भी किसी ने टोटका कर दिया था। उसकी तबीयत खराब रहने लगी थी, शरीर में दर्द, किसी काम में मन नहीं लगना और भूख भी नहीं लगती थी। सारे चेकअप करवाए, रिपोर्ट में कुछ भी नहीं आया। फिर किसी ने बताया कि एक तांत्रिक बाबा के पास जाना पड़ा। तांत्रिक बाबा को जब अपनी समस्या बताई तो उन्होंने ऊपरी चक्कर बताया। हाँ, यह बात अलग है कि अगर किसी डॉक्टर या समझदार आदमी को बताते तो वे इसे आलस या कहली बताता। मीनाक्षी वर्मा पायल की पड़ोसी होने के साथ साथ एक अच्छी दोस्त भी बन गई थी। मीनाक्षी अपने घर की बातों के साथ साथ मोहल्ले में किसके घर क्या हो रहा है या ये क्या हुआ है, उन सब की खबर पायल से शेयर करती थी। साथ ही साथ पायल को इस बात की सावधानी भी बरतनी पड़ती थी कि मीनाक्षी को अपने घर की बातें कम से कम बताए, क्योंकि वह जानती थी कि जिस तरह मीनाक्षी दूसरों की खबर पायल को दे रही है, उसी तरह पायल के घर की खबर भी वे दूसरों को देती होगी। पर पायल की सावधानी के बावजूद मीनाक्षी सब जानती थी। मीनाक्षी वर्मा की दो बेटियां थीं। प्रिया जो इंटर में थी, सिंटू के स्कूल में ही पढ़ती थी। पहले तो एक क्लास पीछे थी, पर सिंटू के इंटर में फेल होने से एक ही क्लास में आ गए थे। छोटी बेटी रूही 15 साल की थी, जो अभी हाई स्कूल में ही थी। पति के किराने की दुकान थी जो घर के निचले हिस्से में थी। मोहल्ले में अन्य कोई इतनी बड़ी दुकान ना होने के कारण बिक्री अच्छी खासी होती थी। मीनाक्षी वर्मा ने जब यह बात पायल को बताई कि तांत्रिक बाबा के पास हर समस्या का इलाज है, तो पायल का एक बार तो मन किया कि वह भी अपने घर की समस्या जाकर बाबा को बताए और कोई ऐसा तावीज ले आए जिससे सिंटू पास हो जाए, रोहित का प्रमोशन हो जाए और श्याम जो आर्मी की भर्ती की तैयारी कर रहा है उसका भी हो जाए। पर पायल जानती थी कि रोहित उसकी अनुमति बिल्कुल भी नहीं देंगे और सिंटू और श्याम इसे मजाक में लेंगे। रात को सभी खाना बनाकर खाकर सो गए। रोहित ने ऑफिस से 4 दिन की छुट्टी ले ली थी, इसलिए सुबह जल्दी उठकर खाना बनाने की जरूरत भी नहीं थी।
फिर पायल को भी नींद आ गई। वह उसी अधेड़ उनमें बुन रही थी। अगर इन सब चीजों से लोगों को फायदा नहीं होता तो फिर लोग क्यों करते हैं? टोटके और तांत्रिक लोग किस बल पर दावे करते हैं? पायल अभी ये सब सोच ही रही थी कि तभी उसे एक बिल्ली के रोने की आवाज सुनाई दी, जो एक इंसान के छोटे बच्चे के जैसे ही थी। शायद वह घर की छत पर ही थी। उसकी आवाज से पायल को डर सा लग रहा था, क्योंकि उसने सुन रखा था कि घर में बिल्ली का रोना अच्छा नहीं होता है। पायल ने रोहित की ओर देखा, जो दवाई खाकर सो रहा था। पायल ने उसको उठाना ठीक नहीं समझा। बिल्ली अभी भी रो रही थी। इतने में आंगन में लेटी अम्मा ने आवाज लगाई, सिंटू देख, जाए बिलैया को भगा। पायल जानती थी कि इस समय ना तो सिंटू उठने वाला है और ना ही श्याम, इसलिए हिम्मत करके अपने आप उठी और झाड़ू उठाकर आंगन से छत की ओर देखते हुए मुंह से हट हट की आवाज करने लगी। पर उसकी आवाज बिल्ली तक शायद पहुंच ही नहीं पा रही थी। आंगन में लेटी अम्मा पायल को देख रही थी, जो बोली, क्या रे बहुरिया, बिल्लियां भगा रही है या उसके खिलाफ नारे लगा रही है? अम्मा बहुत देर से रो रही है। पायल ने कहा, वो तो मैं हूँ सुन रही हूँ, ऊपर जाके भगा ससुरी को। हमारे पैरों में सीढ़ी चढ़ने की दम होती तो अब तक भगाई चुकी होती। अम्मा ने पायल में दम भरते हुए कहा। अब पायल को लगा जो करना है उसी को करना है। ऐसा सोचकर वे सीढ़ियों की ओर बढ़ने लगी। कुछ हिम्मत दिखाकर आधी सीढ़ियों तक पहुंची। बिल्ली अभी भी रो रही थी। पायल डरते डरते छत पर पहुंची। घोर अंधेरी रात थी। उसने देखा उसके ठीक सामने एक काली मोटी बिल्ली बैठी हुई थी। उसकी सिर्फ आंखें ही चमक रही थी। पायल डर तो रही थी, पर हिम्मत करके हाथ में पकड़ी झाड़ू को फटकारा और मुंह से हट हट बोला, जिससे बिल्ली अन्य पड़ोसियों की छत पर होती हुई भाग गई। अब पायल को लगा कि लोग सच ही कहते हैं, डर के आगे ही जीत है। पायल अभी खुद को बहादुर ही समझ रही थी कि तभी उसे लगा कि पीछे से कोई काली आकृति है जो उसकी ओर बढ़ रही है। पायल की इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वे पीछे मुड़कर देख ले। वे अपनी दोनों आंखें बंद करके बस बुत बनी खड़ी रही। अचानक वे आकृति पायल के आस पहुंची और पायल के कंधे पर हाथ रख दिया। पायल ने हिम्मत करके अपनी आंखों को खोला तो देखा सामने मीनाक्षी खड़ी है। दोनों की छतें आपस में जुड़ी हुई थी, इसलिए आसानी से आया जाया जा सकता था। मीनाक्षी को देखकर पायल की जान में जान आई। पायल ने हाँफते हुए कहा, अरे तुम? हाँ, वह बिल्ली रो रही थी ना, भगाने चली आई। शुभ नहीं होता ना बिल्ली का रोना, मीनाक्षी ने कहा। हाँ, तभी तो मैं भी चली आई भगाने, पायल ने कहा। पायल जब जाने लगी तो मीनाक्षी ने कहा, मैंने सुना है कि बिल्लियों को आत्माएं दिखाई देती हैं। किसने कहा? पायल ने हकलाते हुए कहा, अरे वह जो बाबा है ना, उन्होंने बताया। हम लोग भी कहाँ जानते थे ये सब बात। वह तो बाबा की कृपा से बहुत कुछ जान गए। जय हो बाबा की। मीनाक्षी ने कहा, अच्छा, तो तुम्हें डर नहीं लगता? पायल ने उत्सुकता से पूछा। पहले लगता था, पर जब से बाबा ने ये ताबीज दिया है तब से नहीं लगता। गले में पड़े ताबीज को हाथ में लेकर दिखाते हुए मीनाक्षी ने कहा, अच्छा, यह क्या काम करता है? पायल ने कहा, क्या बात करती है, बाबा कोई ऐसे वैसे नहीं, अंतर्यामी है। हमारी तो दुनिया ही बदल दी उन्होंने। जय हो बाबा की। मीनाक्षी ने ताबीज चूमते हुए बाबा पर श्रद्धा दिखाते हुए कहा। पायल ने संकोच करते हुए कहा, क्या बाबा हमारी भी मदद कर सकते हैं? अरे क्यों नहीं, यही तो काम है बाबा का, लोगों की परेशानी दूर करना। जय हो बाबा की। मीनाक्षी ने हाथ जोड़कर कहा, पर एक समस्या है, सिंटू के पापा कभी भी नहीं जाएंगे और न जाने देंगे। उन्हें यह सब ढोंग लगता है। पायल ने कहा, ठीक है, विश्वास नहीं है तो रहने दे। मीनाक्षी ने कंधे उचकाते हुए कहा। पायल कुछ देर खामोश रही, फिर बोली, विश्वास तो मैं भी नहीं करती, पर आज जो हुआ उसके बाद से बुरे बुरे ख्याल आ रहे हैं। क्या हुआ आज? मीनाक्षी ने पूछा। पायल ने सुबह की पूरी घटना मीनाक्षी को बताई और बोली, पता नहीं क्यों सुबह से ही कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा।
मीनाक्षी ने कहा, तुम्हें पता भी है कि चौराहे पर रखे टोटके को लांघने से कितना बुरा हो सकता है? और फिर भाई साहब ने तो सीधे उसमें टक्कर ही मार दी। तुझे तो चलना चाहिए बाबा के पास। पायल ने मीनाक्षी का हाथ पकड़कर कहा, अगर बिना जाए कुछ हो जाए तो? मीनाक्षी ने पायल के उदास चेहरे की ओर देखते हुए कहा, ठीक है, मैं कल बाबा से कोई उपाय पूछती हूँ, तू परेशान ना हो, बाबा जरूर मदद करेंगे। जय हो बाबा की। मीनाक्षी के आश्वासन से पायल का मन कुछ हल्का हुआ और वह नीचे आकर कुछ देर सो गई। अभी कुछ देर ही सोई होगी कि बिल्ली के रोने की आवाज फिर से उसके कानों में पड़ी, पर इस बार वह नहीं उठी, क्योंकि उसे मीनाक्षी के द्वारा बताई वह बात याद आ गई कि बिल्लियों को आत्माएं दिखाई देती हैं। रात देर से सोने के कारण सुबह 8 बज गए, पर पायल अभी तक सो रही थी। रोहित उठकर बाहर अम्मा के पास बैठ गया, तो अम्मा ने रोहित को बिल्ली के रोने वाली बात बताई और यह भी बताया कि पायल रात देर तक बिल्ली को भगाती रही। अम्मा रोहित से बोली कि पायल को ना उठाए। रोहित को दर्द में आराम था। वह कुछ देर अम्मा से बातें करता रहा और फिर बोला, अम्मा चाय पियोगी? अम्मा ने कहा, अरे बहू को उठने दे, बना देगी। इस पर रोहित ने कहा, बहुत टाइम हो गया ना, अपने हाथ की चाय पिए। शादी से पहले खूब किचन में काम कर लेता था, पर जब से पायल आई है कुछ काम ही नहीं करने देती। मुंह फट है पर दिल की बुरी नहीं है। यह तो तू सही कहे है लल्ला, पूरे घर को वही तो संभाले है, अम्मा ने कहा। रोहित उठा और किचन की ओर चल दिया। किचन में पहुंचकर रोहित ने जैसे ही दूध का बर्तन उठाया, वह उसके हाथ से छूट गया और सारा दूध जमीन पर गिर गया। बर्तन के गिरने की आवाज से पायल जाग गई और उठकर तुरंत किचन की ओर आई, और जब उसने सारा दूध जमीन पर गिरा हुआ देखा तो हक्की बक्की रह गई। वह एक नजर रोहित को देख रही थी और एक नजर जमीन पर पड़े दूध को। तभी अम्मा ने सिर पर हाथ ठोकते हुए कहा, ले हो गयो एक और अपशगुन। पायल के दिल में अपशगुन को लेकर कई बातें पहले ही चल रही थीं। उस पर दूध को फैलने से उसमें और इजाफा हो गया। फिलहाल पायल ने अपने दिल की बात दिल में ही रखी और किसी से कुछ भी नहीं कहा और सफाई करने में जुट गई। कुछ देर बाद रोहित को चाय की तलब लगी, तो घर से कुछ दूरी पर राजू की चाय की दुकान पर पहुंच गया, जहां पर रोहित के शुभचिंतक और घनिष्ठ मित्र लोकेश मित्तल पहले से मौजूद थे। मित्तल जी एक समाज सेवी थे और समाज से अंधविश्वास को दूर करने के पक्ष में थे। रोहित को चोट लगी देखकर उसका हालचाल पूछने लगे और चोट कैसे लगी यह भी पूछा, तो रोहित ने सब कुछ बता दिया। वहां पर बैठे मोहल्ले के अन्य लोगों ने भी मित्तल जी को बताया कि आए दिन उस चौराहे पर टोटका रखा हुआ मिलता है, जिससे कई दुर्घटनाएं होती रहती हैं। हर कोई उससे बचने का प्रयास करता है तो आपस में गाड़ियां भिड़ जाती हैं, तो कोई रोहित की तरह ही गिर जाता है, और अगर कोई गलती से उसे लांघ जाए तो उसके मन में तरह तरह के ख्याल आते हैं। यह सब सुनकर मित्तल जी ने कहा, सबसे पहले तो यह पता करना होगा कि वहां पर टोटका रखता कौन है, फिर उसे यह समझाना होगा कि यह सब करने से कुछ भी हासिल नहीं होगा। सभी मित्तल जी की इस बात से सहमत थे। उसमें से एक ने कहा, पर मित्तल जी यह सब काम तो देर रात में होते हैं, फिर नजर कैसे रखी जाए? मित्तल जी ने हाँ में सिर हिलाते हुए कहा, बात तो सही है, पर मैं कुछ करता हूँ। इधर लगभग 10 बजे रोहित के घर पर पायल से मिलने मीनाक्षी आ गई और पायल को अकेले में ले जाकर उसके हाथ में एक कागज का लिफाफा पकड़ाते हुए बोली, ले, तुम्हारी वजह से मैं आज 8 बजे ही बाबा के यहाँ गई और उन्हें तुम्हारी सारी बात बताई, तो बाबा ने कहा कि तुम्हें बहुत सावधान रहने की जरूरत है। इतना सुनते ही पायल इस तरह से चौंक गई जैसे कोई डॉक्टर मरीज को उसकी कोई गंभीर बीमारी के बारे में बताता है। उसके मुंह से साहसा ही निकला, कोई घबराने की तो बात नहीं है, सब ठीक तो हो जाएगा। अरे अब तू बाबा की शरण में हो, फिर क्यों घबराना? भूत प्रेत तो बाबा के नाम से ही भाग जाते हैं। बोलो जय बाबा की, मीनाक्षी ने हाथ जोड़ते हुए कहा। पायल ने भी हाथ जोड़ लिए और बोली,
जय हो बाबा की। और फिर हाथ में पकड़े लिफाफे की तरफ देखते हुए बोली, ये? मीनाक्षी ने कहा, हाँ ये, इसमें नींबू है और एक हरी मिर्च और एक शीशी में बाबा का पड़ा हुआ पानी है। आज रात को इस नींबू को तुझे भाई साहब के सिर पर 7 बार घुमाना है और रात भर इनके तकिए के नीचे रखना है। और यह मिर्च, पायल ने बीच में ही पूछा, यह मिर्च और वह नींबू कल दोपहर ठीक 12 बजे तुझे छत पर रख देना है। उसके बाद उस पर यह जो बाबा ने शीशी में पड़ा हुआ पानी दिया है उसे नींबू और मिर्च पर डाल देना है। अगर 2 घंटे में ये नींबू और मिर्च लाल हो गए तो समझ लेना तेरे घर पर कोई ऊपरी चक्कर है। पायल ने घबराते हुए हाँ में सिर हिला दिया। समझ गई ना? मीनाक्षी ने पायल से पूछा। पायल ने हाँ में सिर हिला दिया। तो ला फिर 501 रुपए। मीनाक्षी ने हाथ आगे बढ़ाते हुए कहा। 501? पायल ने नींबू मिर्ची की थैली के तरफ देखते हुए कहा, अरे क्या सोच रही है, यह कोई साधारण नींबू मिर्च है क्या? और फिर मैं तो बाबा को अपने पास से देकर आई हूँ, मीनाक्षी ने कहा। पायल ने शक पकाते हुए कहा, अरे वह बात नहीं, मैं अभी लाती हूँ। पायल अंदर कमरे में गई और अपने पर्स से रुपये निकाल कर ले आई और मीनाक्षी के हाथ पर रखते हुए बोली, मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। मीनाक्षी ने पैसों को हाथ में संभालते हुए कहा, अरे इसमें एहसान की क्या बात है। तभी रोहित ने घर में प्रवेश किया, जिसे देखकर पायल ने बाबा की दी हुई थैली अपने पल्लू में छिपा ली। मीनाक्षी बोली, अच्छा मैं चलती हूँ। रोहित ने मीनाक्षी के जाने के बाद पायल से पूछा, क्या करने आई थी ये? कुछ नहीं, ऐसे ही मिलने चली आई, पायल ने कहा। और मेरे दोनों सपूत नजर नहीं आ रहे? रोहित ने मजाक के मूड में कहा। तुम्हारे घर से निकलते ही क्रिकेट खेलने चले गए दोनों। देख लो, तुम्हारे घर से जाने के बाद रोज ऐसा ही होता है, पायल ने शिकायत के लहजे में कहा और कहते हुए किचन में चली गई, जहां उसने अलमारी के एक कोने में बाबा की दी हुई थैली रख दी। उसके पीछे रोहित भी किचन में गया और बोला, अभी तो उम्र है उनके अकेले खेलने कूदने की, रोहित ने रोमांटिक मूड में कहा और पायल का हाथ पकड़ लिया। ठीक उसी समय अम्मा के आने की आहट दरवाजे पर हुई। पायल भी शर्मा गई और बर्तन समेटने लगी। अम्मा ने रोहित को किचन में देखा तो बोली, काहे लल्ला, अभी दूध फैलाई के चैन नहीं मिला तो है, जो फिर कुछ बिगाड़ने को पहुंच गयो। रोहित पायल को देखकर मुस्कुराया और फिर अम्मा से बोला, अम्मा आज तुम्हें मैं अपने हाथ का बनाकर खाना खिलाने की इच्छा है, बोलो क्या खाओगी? इतने में पायल बोल पड़ी, ना बाबा ना, सुबह क्या कम सफाई करनी पड़ी थी मुझे, अब और नहीं। इतने में सिंटू और श्याम भी आ गए। रोहित ने कहा, अच्छा बच्चों से ही पूछ लो। बच्चों आज किसके हाथ का खाना खाओगे, मम्मी या पापा के? श्याम ने कहा, पापा के हाथ की कढ़ी खाएंगे, जमाना हो गया है, आज कढ़ी चावल मिल जाए तो आत्मा तृप्त हो जाए। रोहित ने घोषणा करते हुए कहा, आखिर तय होता है कि आज खाना श्रीमती पायल के पति बनाएंगे और उनकी सहायता सिंटू और श्याम करेंगे और श्रीमती पायल आज आराम करेंगी। पायल ने एक बार और मना करना चाहा, पर पति के इतने प्यार के कारण कुछ कह ही ना सकी। श्याम और सिंटू ने पायल के दोनों हाथ पकड़े और कमरे की ओर ले जाते हुए कहा, आज आप आराम करो, बाकी हम संभाल लेंगे। पायल अपने पति और बेटों का इतना प्यार देखकर मन ही मन प्रसन्न और फूलित हो रही थी। वह कुछ देर के लिए लेट गई तो गहरी नींद आ गई। जब खाना बनकर तैयार हो गया तब रोहित ने एक प्लेट में खाना लगाया और पायल को जगाते हुए कहा, लो खाना खा लो। पायल उठी और प्लेट पकड़ते हुए बोली, अरे यह सब क्या कर रहे हैं आप, और तुम जो हम सबके लिए करती हो वह? रोहित ने मुस्कुराते हुए कहा, वो तो मेरा फर्ज है। अरे यह तो काम है एक गृहिणी का, मैं कुछ खास तो नहीं करती, पायल ने कहा। तो क्या तुम्हें खुश रखना हमारा फर्ज नहीं है? देख रहा हूँ कल से कितनी उदास हो, रोहित ने पायल के पास बैठते हुए कहा। पायल ने रोहित के सीने पर सर रखते हुए कहा,
कितनी खुशकिस्मत हूँ मैं जो तुम जैसा हमसफर मिला। रोहित ने प्लेट उठाते हुए कहा, अच्छा खाना खा लो, नहीं तो ठंडा हो जाएगा। पायल ने प्लेट पर नजर डालते हुए कहा, अरे वाह, लाजवाब प्लेटिंग की है, कढ़ी चावल और ये क्या, मिर्च के पकौड़े और सलाद। रोहित ने कहा, जानता हूँ कि तुम्हें मिर्च के पकौड़े कितने पसंद थे। जब सिंटू होने वाला था तो अम्मा के मना करने के बाद भी उनसे छिपकर तुम्हारे लिए भोला की दुकान से मिर्च के पकौड़े लाया करता था। पायल ने बोला, हाँ, पर भोला आप जैसी मिर्च कहाँ बना पाएगा। रोहित ने प्लेट से एक मिर्च का पकौड़ा उठाया और पायल को खिला दिया। पायल ने भी अपने हाथ से मिर्च का पकौड़ा रोहित को खिला दिया। उसके बाद रोहित ने अपने हाथ से कढ़ी चावल पायल को खिलाए और साथ में सलाद जिसमें नींबू का बेहतरीन स्वाद आ रहा था। आज पायल का पूरा दिन अच्छा ही बीता था। पति और बच्चों का इतना प्यार मिला कि वह गदगद हो गई थी। वह ये सब सोच रही थी कि कहीं यह बाबा की कृपा से तो नहीं हो रहा, जिन्हें मीनाक्षी ने सारी बात बता दी हो और उन्होंने वहीं बैठे बैठे मंत्रों से सब कुछ ठीक कर दिया हो। वैसे भी जब से मीनाक्षी व टोटके का सामान दे गई है, सब कुछ ठीक ही चल रहा है। सभी के खाना खाने के बाद जब पायल किचन में गई तब सारे बर्तन साफ किए, किचन साफ किया। अचानक उसकी नजर उस लिफाफे पर गई जिसमें बाबा ने नींबू और मिर्ची भिजवाए थे, जो अब डस्टबिन में पड़ा हुआ था। पायल ने जल्दी से उसे उठाया और उसे खोल कर देखा, वह अब खाली था। डस्टबिन में देखा तो शीशी पड़ी हुई थी, उसमें नींबू के छिलके और मिर्च की डंडियां पड़ी हुई थी। पायल को समझ में आ चुका था कि जिन मिर्च के पकोड़े और जिस नींबू का सलाद में मजे से लेकर उसने और उसके परिवार ने खाया है, वे वही है जो तांत्रिक बाबा ने भिजवाए थे। पायल के पसीने छूट गए। उसकी नजरों के सामने वह दृश्य बार बार आ रहा था, जब वह प्लेट से मिर्च उठाकर रोहित को खिला रही थी और अपने हाथ से रोहित को सलाद खिला रही थी। वह सोच रही थी इसके कारण उसका और उसके परिवार का कोई नुकसान न हो जाए। शायद सोचने से पायल का बीपी हाई हो रहा था। अचानक श्याम किसी काम से किचन के पास गया तो पायल का सिर हाथ रखते हुए देखा। उसने पूछा, क्या हुआ माँ, सिर में दर्द हो रहा है क्या? इससे पहले पायल कुछ बोल पाती उसे चक्कर आ गया और वह जमीन पर गिरने लगी। अगर श्याम समय पर रहते उसे पकड़ नहीं लेता तो वह वहीं जमीन पर ही गिर जाती और उसे चोट भी लग सकती थी। श्याम ने झट से पकड़कर पायल को चारपाई पर लेटा दिया और सिंटू और रोहित को आवाज दी। तुरंत डॉक्टर को बुलाया गया और कुछ ट्रीटमेंट के बाद पायल को होश आ गया। डॉक्टर ने बेहोश होने की वजह बीपी का बढ़ना बताया। जब मीनाक्षी को पायल की तबीयत के बारे में पता चला तब वह मिलने चली गई। पायल ने मीनाक्षी को सारी बात बताई कि किस प्रकार उसके परिवार ने तांत्रिक बाबा के दिए हुए टोटके को ही खा लिया है और उससे फिर से आग्रह किया कि वह बाबा से कोई उपाय पूछे। उसकी बात सुनकर मीनाक्षी ने कहा, यह गलतियां तुम लोग नहीं कर रहे हो, बल्कि कोई अदृश्य शक्ति करा रही है। मीनाक्षी ने पायल को यह आश्वासन दिया कि वह कल सुबह ही बाबा से मिलने जाएगी और उन्हें सारी घटना के बारे में बताएगी। और साथ ही मीनाक्षी ने यह भी इशारा कर दिया कि इस बार पहले से भी ज्यादा खर्चा हो सकता है। जब यह बात मीनाक्षी ने पायल को बताई तो पायल ने कहा, कोई बात नहीं, बस फायदा होना चाहिए। अब देखो ना, मुझे भी बीपी बढ़ने की कभी कोई शिकायत नहीं हुई, पर टोटका गड़बड़ होने से क्या हो गया? कोई बात नहीं, बाबा पर विश्वास रखो। जय हो बाबा की, मीनाक्षी ने हाथ जोड़ते हुए कहा। पायल ने भी हाथ जोड़े और धीरे से बोली, जय हो बाबा की। मीनाक्षी के जाने के बाद पायल काफी देर यही सोचती रही कि क्या मजबूरी है कि वह यह सब रोहित को बता भी नहीं सकती। अगर उसे इसकी जरा भी भनक भी लग गई तो समझो कयामत ही आ जाएगी, क्योंकि रोहित को जादू टोना पर तनिक भी विश्वास नहीं है और ना वह यह सब पायल को करने देंगे। पायल बहुत ही भयभीत थी और इसी कारण उसे यह सब विचार आ रहा था कि जो पहली गलती रोहित से चौराहे के टोटके को बिगाड़ने से हुई है,
और दूसरी गलती टोटके को खाने से हुई है। कहीं वह उसे और उसके परिवार को कोई हानि न पहुंचाए। और उधर मित्तल जी चौराहे पर टोटका रखने वालों को पकड़ने के लिए योजनाएं बना रहे थे। इसलिए उन्होंने रोहित के साथ साथ मोहल्ले के अन्य जिम्मेदार नागरिकों को राजू की चाय की दुकान पर बुलाया, जो इसके खिलाफ थे। जब सभी वहां पहुंचे तब मित्तल जी ने बताया कि उन्होंने एक चौकीदार, जिसकी इस इलाके में रात को ड्यूटी लगती है, उसको इस चौराहे पर विशेष ध्यान देने और सभी को फोन करके बुलाने की जिम्मेदारी दी है। पर इसके लिए वह कुछ शुल्क लेगा। सभी शुल्क देने को तैयार हो गए, पर टीम में सबसे ऊपर रोहित को चुना गया, जिसका काम सभी से पैसे जमा करना। और चौकीदार सबसे पहले रोहित को ही फोन करेगा और रोहित सबको फोन करके माध्यम से सूचित करेगा। सबने ये ठान लिया था कि अब अपने मोहल्ले के चौराहे पर रखे जाने वाले टोटकों को नहीं रखने देंगे। सभी ने राजू की दुकान पर चाय पी और मित्तल जी के द्वारा बनाई गई योजना को सराहा। अगले दिन सुबह भी रोहित छुट्टी पर ही था। पायल की तबीयत ठीक हो गई थी, पर वह मीनाक्षी का इंतजार कर रही थी, जो आकर यह बताएगी कि आगे क्या उपाय अब करना है। लगभग 10 बजे जब पायल छत पर कपड़े सुखाने डाल रही थी, तब मीनाक्षी आई और सीधा पायल के पास छत पर जा पहुंची। पायल भी मीनाक्षी का इंतजार कर रही थी। मीनाक्षी ने पहले इधर उधर देखा। जब सब संतुष्ट हो गई कि अन्य कोई उनकी बातें नहीं सुन सकता, फिर मीनाक्षी बोली, बाबा ने बोला है कि तुम्हारे और रोहित के नाम से हवन करना होगा। 20,000 रुपए लगेंगे। 20,000 रुपए? पायल ने मुंह पर हाथ रखते हुए कहा, अब तुम लोगों ने समस्या भी तो बड़ी कर ली है, इसके लिए इतना रुपया तो लगेगा ही, सोच लो। मीनाक्षी ने कहा, पर 20,000 रुपए तो बहुत ज्यादा हैं। पायल ने उदास होते हुए कहा, देख, अगर तू रोहित और बाबा के सामने बैठकर हवन कराती है तो कुछ कम हो सकते हैं, पर घर बैठे इलाज करवाने में इतना खर्चा तो आएगा ही। अरे वह तो हम हैं, इसलिए कम है, नहीं तो बाबा 51,000 रुपए में हवन करते हैं। मीनाक्षी ने कहा। पायल बिना कुछ बोले कपड़े से भरी बाल्टी के पास जाकर बैठ गई। मीनाक्षी भी उसकी बगल में जाकर बैठ गई। थोड़ी देर खामोश रहने के बाद पायल उदास मन से बोली, समझ नहीं आता क्या करूं। मीनाक्षी ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, कितने रुपए हैं तेरे पास? यही कुछ 10,000 रुपए होंगे। पायल ने कहा, तो बाकी के भाई साहब से मांग ले, आखिर तू जो कर रही है उनकी खुशी के लिए ही तो कर रही है। मीनाक्षी ने कहा, यही तो मैं कर नहीं सकती, उन्हें नहीं बता सकती कि मैं किस काम के लिए पैसे ले रही हूँ। पायल ने कहा, तो फिर पति की जेब से निकाल ले। मीनाक्षी ने कहा, नहीं नहीं, मैं यानी चोरी? नहीं नहीं, मैं ये नहीं कर सकती। पायल ने कहा, अरे चोरी कैसे? क्या पति की कमाई पर पत्नी का अधिकार नहीं होता? और फिर तू कौन सा गुलछड़ने उड़ाने के लिए दे रही है? मीनाक्षी ने कहा, चल रहने दे, यह सब तेरे बस का नहीं है। पायल ने उदास मन से कहा, अरे मन क्यों छोटा करती है, एक उपाय है। मीनाक्षी ने कहा, क्या? पायल ने उत्सुकता से पूछा। तेरा काम 10,000 से चल सकता है। मीनाक्षी ने कहा, वह कैसे? पायल ने मीनाक्षी की ओर देखकर उत्साहित से होते पूछा। मीनाक्षी ने कहा, देख, एक उपाय है कि तू बाबा से हवन करवा ले और उसके बाद टोटका चौराहे पर तू अपने आप रख कर आ जाना। मैं और टोटका रखने, वह भी चौराहे पर? क्या बात करती है? पायल ने कहा, यार तुझे रिजल्ट भी बढ़िया चाहिए और कुछ करना भी ना पड़े और ना ही कुछ खर्च हो, मैं ही पागल हूँ। इतना कहकर मीनाक्षी उठने लगी। पायल ने मीनाक्षी का हाथ पकड़ते हुए कहा, अरे नहीं, तू नाराज क्यों हो गई? तू बात ही ऐसी करती है। मीनाक्षी ने कहा। पायल ने मीनाक्षी से कहा, देख, तू तो जानती ही है कि सिंटू के पापा कितने हिसाब से घर चलाते हैं, इसलिए एक एक पाई खर्च करते डर लगता है, कहीं सारा पैसा खर्च कर दिया और टोटका कुछ काम भी नहीं किया तो? अरे करेगा क्यों नहीं,
हमें देख, खुलकर बाबा की शरण में हैं और उनके ही टोटके की वजह से इनकी दुकान मोहल्ले की नंबर 1 दुकान है। किसी चीज की कमी है क्या हमारे पास? सब बाबा की कृपा से ही तो है। जय हो बाबा की। मीनाक्षी ने हाथ जोड़ते हुए कहा, वह तो तू ठीक कह रही है, पर फर्क इतना है कि तेरे पति उन पर विश्वास करते हैं और मेरे पति टोटके का नाम सुनते ही भड़क जाते हैं। पायल ने कहा। मीनाक्षी और पायल ने यह तय हुआ कि मीनाक्षी तांत्रिक बाबा से टोटका कराकर लाएगी और पायल उसको चौराहे पर रख देगी और वही बाबा के द्वारा बताई सारी प्रक्रिया करेगी। बाबा को 10,000 में पटाने की जिम्मेदारी मीनाक्षी की थी। तांत्रिक क्रिया को पूरा करने के लिए रोहित पायल की फोटो परिवार सहित चाहिए थी, जो पायल ने मीनाक्षी को दे दी थी और साथ में पायल ने अपनी पाई पाई करके बचाए हुए 10,000 रुपए भी मीनाक्षी को दे दिए थे। मिडिल क्लास फैमिली में गृहिणी किस प्रकार अपने पास पैसा जोड़ती है, यह वही समझ सकती है। और अपनी पूंजी को इस तरह लुटा देना कितना दर्द देता है। पर पायल जिस काम के लिए पैसा दे रही थी, वह था उसकी आत्मसंतुष्टि, उसके मन का डर। मीनाक्षी पैसा और फोटो लेकर चली गई और बोलकर गई थी कि वह रात को लगभग 11 बजे टोटके का सारा सामान और विधि लेकर पायल के पास आएगी और उसके साथ चौराहे पर टोटका रखने चलेगी। पायल ने दिन में कई बार सोचा कि वह जो करने जा रही है वह सही नहीं है। वह अपने घर को जो बलाई चौराहे पर छोड़कर आएगी, वह किसी दूसरे के घर पर पहुंच जाएगी। पर क्या करे, रुपए दे चुकी थी और फिर अपने दिल को समझाते हुए कहती है कि बस इस बार ही करूंगी, उसके बाद कभी ऐसा काम नहीं करूंगी। आखिरकार रात के 11 बज गए। पायल दरवाजे पर कान लगाए मीनाक्षी का इंतजार कर रही थी, जैसा कि तय हुआ था। ठीक 11 बजे पायल को अपने आप घर के बाहर आना था। दरवाजा खटखटाने से घर के अन्य सदस्य जाग सकते थे। पायल ने चुपके से दरवाजा खोला और बाहर निकल आई। वह शायद पहली बार होगा कि पायल रोहित की बिना आज्ञा के घर से बाहर निकली होगी। उसने देखा मीनाक्षी पहले से ही खड़ी है। उसने काली शॉल ओढ़ रखी थी और उसके हाथ में एक पोटली थी जिसमें टोटके का सामान था। अब दोनों चौराहे की ओर बढ़ने लगी कि कुत्ते उन्हें देखकर भौंकने लगे, जिससे दोनों को बहुत डर लग रहा था। जब भी कोई कुत्ता भौंकते भौंकते उनके पास आ जाता तो वे दोनों आपस में चिपक जाती और हट हट की आवाज करके उन्हें दूर भगाने का प्रयास करती। डरते डरते दोनों चौराहे तक पहुंच गई। वहां पर पायल ने भी खुद को अपनी शॉल से ओढ़ लिया और पोटली से एक पर्चा निकाला जिसमें तांत्रिक बाबा ने टोटके की सारी क्रिया विधि लिख रखी थी। मीनाक्षी ने टॉर्च दिखाई और पायल उसे पढ़ रही थी। इसी बीच वहां पर तैनात चौकीदार ने उन्हें दूर से देख लिया और रोहित के पास फोन लगाकर बताया कि 2 लोग चौराहे पर टोटका रख रहे हैं, जल्दी से आ जाओ। रोहित उठा तो उसने देखा कि पायल अपने बिस्तर पर नहीं है, पर वह यह सोच के कि शायद बाथरूम में होगी, उसको जल्दी ही था, इसलिए तुरंत पैदल ही चौराहे की ओर चल पड़ा। रास्ते से ही उसने मित्तल जी और अन्य लोगों को फोन लगा दिए कि चौराहे पर कोई टोटका रख रहा है। उधर पायल तांत्रिक बाबा के द्वारा दिया गया पर्चा पढ़कर सारी क्रियाएं पूरी कर रही थी। थोड़ी ही देर में रोहित वहां पर पहुंच गया। उसने देखा कि टोटका करने वाली 2 औरतें हैं, तो दूर से ही उनसे कहने लगा, क्या कर रहे हो तुम लोग, कौन हो? पायल और मीनाक्षी दोनों ने ही शॉल ओढ़ रखी थी, जिससे अब चेहरा भी ढक लिया था और डर के मारे वहीं पर खड़ी हो गई। पायल आवाज से पहचान गई थी कि वह रोहित है, पर रोहित के सवालों से यह समझ गई थी कि रोहित ने उन्हें पहचाना नहीं है, इसलिए दोनों घर की ओर चल दी। पर तभी उधर से मित्तल जी आ गए, जिनके हाथों में उनका पालतू कुत्ता था। मोहल्ले के वह लोग भी आ गए जिनको रोहित ने फोन किया था। वे दोनों चुपचाप फिर उसी स्थान पर आकर खड़ी हो गईं। वहां पर बाकी सभी मर्द थे, इसलिए औरतों को दूर से ही पूछ रहे थे कि वह ऐसा क्यों कर रही हैं। पायल और मीनाक्षी बिना कुछ बोले मुंह ढके चुपचाप खड़ी रहीं। रोहित ने उन्हें समझाना शुरू किया
कि आप लोग जो कर रहे हैं उससे आपको कुछ हासिल नहीं होने वाला है, बल्कि इससे आप अपने लिए ही और समस्याएं खड़ी कर रही हैं। यह मात्र आपका अंधविश्वास है और कुछ नहीं। यदि इन सब से ही धन धान्य और सुख की प्राप्ति होने लगी तो व्यक्ति को अन्य कर्म करने की क्या जरूरत पड़ेगी। रोहित ने उन्हें यह भी बताया कि हम सभी उन लोगों को पकड़ना चाहते हैं जो इस चौराहे पर टोटका रखते हैं, पर हम यह नहीं जानते कि वह आप जैसे अच्छे घरों की दिखने वाली महिलाएं भी हो सकती हैं। रोहित ने हाथ जोड़कर कहा, आप दोनों महिलाएं हैं, हम सब मोहल्ले वाले आपसे विनती करते हैं कि आगे से आप ऐसा काम ना करें। पायल की आंखों में से आंसू बह रहे थे, पर वह मुंह ढके चुपचाप खड़ी रही। रोहित ने चौराहे पर रखी टोटके की पोटली को इशारा किया करते हुए कहा, अब आप लोग अपना ये सामान उठाइए और अपने घर जाइए। पायल और मीनाक्षी जैसे ही सामान उठाने के लिए झुकी, उनके सिर से शॉल सरक गई। रोहित की नजर जैसे ही पायल पर पड़ी, मानो उस पर हजारों बिजली गिर गई हो। उसके मुंह से अचानक निकला, तुम? और वहां पर खड़े सभी लोग के मुंह से एक साथ निकला, भाभी। सभी रोहित के चेहरे को देख रहे थे। उसकी हवाइयां उड़ रही थी। रोहित की कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वह कुछ बोले या चुप रहे। वह सभी के सामने लज्जत महसूस कर रहा था। इतने में मित्तल जी, जो समझ चुके थे कि रोहित इस सबसे अनजान है, रोहित के पास आए और बोले, जाओ, तुम लोग अपने घर जाओ, यह घर का मामला है, इसे घर में ही सुलझाओ। रोहित ने वहां पर पायल से कुछ नहीं कहा और वह सीधा घर की ओर चल दिया। पायल भी उसके पीछे पीछे चल दी, जिसके पीछे मीनाक्षी भी थी। रोहित जब घर पहुंचा तो वह सीधा अपने कमरे में जाकर बेड पर बैठ गया। पीछे से पायल भी रोहित के पास जाकर सिर झुकाकर खड़ी हो गई। उसकी आंखों से आंसू की धारा बह रही थी। रोहित ने एक नजर पायल की ओर देखा और फिर नफरत से निगाहें फेर ली। रोहित के ऐसा करने से पायल उसके पैरों में गिर गई और जोर जोर से रोने लगी। रोहित कुछ नहीं बोला। वह गुस्से से पायल को निहारता रहा। पायल के रोने की आवाज सुनकर आंगन में लेटी हुई अम्मा उठकर उनके कमरे में आ गई और साथ ही पास वाले कमरे में श्याम और सिंटू भी उठकर आ गए। अम्मा ने पायल के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, क्या हुआ रे बहुरिया? पायल अम्मा के गले लग गई और जोर जोर से रोने लगी। माँ को रोता देख श्याम और सिंटू की आंखें भर आईं। वह दोनों भी पायल के पास बैठ गए और पायल को चुप कराने लगे। सिंटू ने पायल को चुप कराया और कहा कि चुप होकर पूरी बात बताइए। पायल ने खुद को संभालते हुए शुरू से अंत तक की सारी बात बताई और साथ ही यह भी बताया कि वह डर गई थी कि कोई अनहोनी न हो जाए, इसी कारण उसने ऐसा किया। उसकी पूरी बात सुनकर अम्मा ने रोहित से कहा, लल्ला, बहू ने कुछ ऐसो गुनाह न करो कि माफ न किया जा सके। मेरी मान माफ कर दे जाए। साथ ही श्याम और सिंटू ने भी कहा, हाँ पापा, माफ कर दो प्लीज। देखा जाए तो उन्होंने कुछ गलत नहीं किया है, वह हमारी खुशी के लिए ही किया है। रोहित ने पायल की ओर देखा, जो रोहित के पैरों के पास बैठकर बस रोए जा रही थी। उसको उठाया और उसके आंसू पहुंचते हुए उसे अपने पास बिठा लिया और गले से लगा लिया। श्याम और सिंटू भी दोनों उनसे लिपट गए। दोस्तों, हमें ये कहानी बताती है कि कभी भी किसी भी परिस्थिति में हमें किसी भी तांत्रिक बाबा के चक्कर में और अंधविश्वास पर भरोसा नहीं करना चाहिए। सदैव अपने ईश्वर पर विश्वास रखें, आस्था रखें। वह वो शक्ति होती है जो बड़ी सी बड़ी परेशानियों को दूर कर सकती है। अगर आपकी सोच और नीयत अच्छी है तो आपके साथ कभी भी कुछ बुरा नहीं हो सकता। चाहे चौराहे पर कुछ भी पड़ा हो, भगवान राम का नाम लो और आगे बढ़ जाओ, फिर कभी कोई भला बुरा आपको छू भी नहीं पाएगी। कहते हैं ना, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। इसीलिए कहा गया है दोस्तों, कभी भी किसी की बातों में ना आए, सदैव अपने ईश्वर पर विश्वास रखें। आप इस कहानी के बारे में क्या कहना चाहते हैं? अपने कमेंट हमें जरूर बताएं और कहानी पसंद आई हो तो प्लीज
इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने फैमिली फ्रेंड में शेयर कीजिएगा और अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए।